नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। आज मैं करवाने जा रही हूँ आपको पाठ 19 कक्षा 7 के लिए पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय। अनुमानित यहाँ शब्द प्रयोग हुआ है, मतलब कि सिर्फ एक अनुमान लगाया गया है। जब महात्मा गांधी विदेश से लौटकर उन्होंने भारत में आश्रम स्थापित करने का सोचा तो उन्होंने उसका अनुमान, उसके व्यय का, व्यय यानी खर्च करना, कि आश्रम को अगर वो शुरू करते हैं तो उस पर क्या क्या खर्च आएगा, उसका उन्होंने यहाँ अनुमान लगाया है। इस पाठ में वो सारी बातें इस पाठ में कही गई है कि एक आश्रम को स्थापित करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो उसका एक उन्होंने खर्चे का एक अनुमान लगाया है, जिसको कि इस पाठ में दर्शाया गया है। देखिए, आरंभ में संस्था यानी आश्रम में 40 लोग होंगे, सिर्फ अनुमान लगाया है, इसीलिए यहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है कि शुरू में वो सोच रहे हैं कि आश्रम में 40 लोग होंगे, कुछ समय में इसकी संख्या 50 हो जाएगी, हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की, मतलब पहले 40 है, अगले महीने 50 हो जाएगी, तो इसका मतलब हर महीने वो सोच रहे हैं कि 10 अतिथि जो हैं उस आश्रम में आएंगे, और उन 10 में से 3 या 5 जो हैं वो सपरिवार होंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष एक साथ। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हो, मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लिए अच्छी जगह बन सकती है। इसके अलावा 3000 पुस्तकें रखने के लायक जो है पुस्तकालय और अलमारियां भी होनी चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती के लिए, क्यों? क्योंकि अगर आश्रम खोलेंगे उसमें लोग आएंगे तो उनके खाने की व्यवस्था भी चाहिए, और खाने की व्यवस्था के लिए गांधी जी क्या कहते हैं कि कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। अब 30 लोग काम कर सके तो यानी 30 लोग भी चाहिए उसके लिए। इतनी खेती के औजार भी चाहिए, तो कुदालियों, फावड़ों, खुरपों की भी जरूरत होगी, और बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए, जिसमें 5 बड़े हथौड़े, 3 बसोले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ। यानी वो सिर्फ ये अनुमान लगा रहे हैं कि अगर आश्रम की स्थापना की जाती है तो किस तरह की चीज़ों की आवश्यकता होगी, कितने लोगों की आवश्यकता होगी, और इतने सारे जो ये औजार हैं, छोटी बड़ी कीले, बसोले, हथौड़ी, छोटी हथौड़ियाँ, छेनियाँ, ये सारे औजार उनको चाहिए। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। अब वो अनुमान लगा रहे हैं ना, वो सोच रहे हैं कि मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये का खर्च आएगा। ये 5 रुपये किसके लिए है? ये इस लकड़ी के जो सामान बनाते हैं, बढ़ाई के जो औजार होते हैं, उनके लिए 5 रुपये। रसोई के लिए 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को और मेहमान को लाने के लिए जो है बैलगाड़ी भी चाहिए। खाने का खर्च भी अगर 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाते हैं, प्रति व्यक्ति यानी एक महीने का एक व्यक्ति का खर्चा अगर 10 रुपये लगाते हैं, तो जो वो सोच रहे थे कि हर महीने जो है 10 व्यक्ति बढ़ जाएंगे, शुरू में 40 होंगे, तो उनके लिए भी पैसे चाहिएंगे। तो वो क्या कह रहे हैं कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च जो है 6000 रुपये आएगा, यानी पूरे वर्ष का वो 50 लोगों का खर्च बता रहे हैं। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। सबसे पहले जो आश्रम वो खोलना चाहते हैं वो कहाँ? अहमदाबाद। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। वो अहमदाबाद शहर जो है उसी को ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं कि पहले साल का पूरा खर्च जो है वो अहमदाबाद सरकार को उठाना चाहिए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए, और मेरी मांग तो यह है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च में और कहीं से दूसरी तरह भी जुटा लूँगा। मतलब एक तरफ वो क्या कह रहे हैं कि या तो पूरा खर्च अहमदाबाद को जुटाना चाहिए, या अगर अहमदाबाद उनको क्या मतलब कि मकान और ज़मीन दे दे
तो वो कह रहे हैं कि फिर तो मैं कहीं और से भी खर्चे का इंतज़ाम कर लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया, इसलिए ऐसा लगता है कि एक वर्ष या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को ही उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद एक वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए जो जो सामान है उसका इंतज़ाम कर दे, तो हम भी इस आश्रम को बनाकर चला सकते हैं। चूंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया, इसलिए संभव है कि कुछ मदें यानी कुछ चीज़ें जो है रह भी गई होंगी जल्दी में उसमें लिखनी, क्योंकि देखो बहुत सी चीज़ें होती हैं जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, या हम मान लो हमारा घर है, हम घर में रहते हैं, हम शुरू में उसमें अनुमान लगाते हैं कि हम घर बनाएंगे, वहाँ पर ये चीज़ें होंगी, लेकिन जैसे हम उसमें रहते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत है, हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत है, तो खर्चे जो है उस हिसाब से बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इसलिए मेरे हो सकता है कि मुझसे कुछ भूल हो गई हो, कुछ मदें रह गई हों, तो यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो किन किन मदों पर कितना खर्च आएगा? किराया, बंगला और खेत की ज़मीन का किराया, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, ये सारी चीज़ें। और ये देखिए ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये घर में और रसोई घर में काम आने वाली चीज़ें हैं कि कितनी बाल्टी होनी चाहिए, कितने बड़े पतीले होने चाहिए, छोटे बर्तन कितने होने चाहिए, कढ़ाइयाँ कितनी होनी चाहिए, घर में झाड़ू होनी चाहिए, ठीक है, पानी के लिए बड़े बड़े टब होने चाहिए, मग होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रसोई के सामान के लिए दिखाई गई हैं। देखो लिखा हुआ है चौके का सामान, तो ये जितना भी सामान है ये सब चौके का यानी रसोई घर का सामान। एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी होनी चाहिए, एक वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया होना चाहिए। ठीक है, तो ये उन्होंने अहमदाबाद को बताया है कि अगर वो खर्च उठाते हैं तो उन्हें इन सारी मदों पर खर्च करना होगा। मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी जरूरत पड़ेगी। अब देखो जो इंसान जहाँ पर रहेगा तो उसे हर चीज़ की जरूरत पड़ेगी, जैसे बढ़ई के औजारों की जरूरत पड़ती है वैसे लोहारों के औजारों की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। तो यानी इस पाठ में बताया गया है कि जब उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम खोला था तो उसके लिए उन्होंने जो वो मदें हैं उस पर कितना कितना खर्च होगा, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, वो सारी चीज़ें इस पाठ में महात्मा गांधी ने उन बातों का सिर्फ अनुमान लगाया है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस पाठ के प्रश्नोत्तर। देखिए प्रश्न अभ्यास। सबसे पहले कि हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से करवाते हैं, लेकिन गांधी जी पेशेवर कारीगरों के उपयोग में आने वाले औजार, छेनी, हथौड़े, बसूले इत्यादि क्यों खरीदना चाहते होंगे। अब यहाँ पे देखो अगर पाठ में पूरे में सिर्फ अनुमान लगाया गया है तो प्रश्नों के उत्तर भी अनुमान के आधार पर ही दिए जाएंगे कि गांधी जी स्वयं स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होने के कारण वो इन औजारों का इसलिए अपने पास रखना चाहते हैं ताकि वो किसी और से काम ना करवा कर आश्रम में रहने वाले लोग ही अपने काम खुद कर सके। उसके बाद है गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं और आंदोलनों का नेतृत्व किया है। उनकी जीवनी या उन पर लिखी गई किताबों से उन अंशों को चुनिए जिससे उनका हिसाब किताब के प्रति गांधी जी की चुस्ती का पता चलता है कि वो हिसाब किताब में कितने चुस्त थे। तो देखिए गांधी जी पहले से हिसाब किताब में चुस्त थे। अपने विद्यार्थी जीवन में भी गांधी जी पाई का यानी एक एक पैसे का हिसाब रखते थे कि कहाँ पर उन्होंने कितने पैसे खर्च किए हैं। कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करते थे। पैसा बचाने के लिए वे कई बार कई किलोमीटर दूर तक पैदल चलते थे। उनका मानना था कि धन को ज़रूरी कामों में ही खर्च करना चाहिए, न कि व्यर्थ के कामों में, और इसी हिसाब किताब की चुस्ती के कारण ही इतने आंदोलन उन्होंने किए थे जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए आपको कोई बाल आश्रम खोलना है, ठीक है, तो आप इस बजट से प्रेरणा लेते हुए हमें उसका अनुमान लगाना है कि एक आश्रम को खोलने के लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए सबसे पहले इमारत, तो खर्च कितना होगा 10 लाख, प्रबंधक 15,000 मासिक होंगे जितने भी प्रबंधक होंगे, सहायक कर्मचारी 35,000 मासिक,
बालकों के वस्त्र, बिस्तर, पुस्तकें, शिक्षा संबंधी सामान 2 लाख सालाना यानी साल का। खाद्य पदार्थों पर खर्च 25,000 मासिक, और अन्य खर्च यानी जैसे बिजली, पानी, रख रखाव, चिकित्सा की व्यवस्था, उस पर 30,000 मासिक खर्च। तो इस तरह से कुल खर्च हो जाएगा 3,05,000। तो इनसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी आश्रम को, किसी भी चीज़ को, कोई भी संस्था हम जब शुरू करते हैं तो हमारा लगभग इतना खर्च आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आपको कई बार लगता होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे घर की पुताई, दूध दूहना, खाट बुनना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते और इसके क्या कारण होंगे। ठीक है, देखिए, हम चाहते हैं फल सब्जियां उगाना, ठीक है, या कपड़े सिलना, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर काम व्यक्ति सीख सके। तो फल सब्जियां उगाना मुझे बेहद पसंद होने के कारण मैं उन्हें उगाना पसंद करता हूँ, परंतु शहरी वातावरण में रहता हूँ, वहाँ पर जब जगह ही नहीं है तो सब्जियां कहाँ से उगाएंगे, तो ये कारण हो सकता है। कपड़े सिलना, मुझे नित्य नए कपड़े पहनने का शौक होने के कारण मैं कपड़े सिलना पसंद करता हूँ, परंतु कपड़े सिलना भी एक कारीगरी है, लेकिन उसको सीखने के लिए हमें अनुभव की ज़रूरत है, वो नहीं होता है तो कई बार हम नहीं सीख पाते हैं। लेकिन इस बार मैंने निश्चय किया कि छुट्टियां शुरू होने के बाद मैं दादाजी के पास गांव जाऊंगा और फल और सब्जियों से उगाने के संबंधित जानकारी वहां से मैं प्राप्त करूंगा। और अब है इसका आखिरी प्रश्न, किस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्य और कार्य प्रणाली के बारे में क्या क्या अनुमान लगाएंगे। देखिए, इस अनुमानित बजट को गहराई से पढ़ने के बाद आश्रम के उद्देश्य जो हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे स्वावलंबन का पाठ पढ़ाना, लोगों को आजीविका प्रदान। स्वावलंबन का पाठ यानी हम अपने दम पर कुछ कर सकते हैं। लोगों को आजीविका प्रदान करना, अब आश्रम खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों को नौकरी भी दे सकते हैं वो। लघु उद्योगों को बढ़ावा देना यानी जो छोटे छोटे कारीगर जिनका काम धंधा बंद हो गया उनको काम देना। श्रम को बढ़ावा, मेहनत को बढ़ावा देना। आश्रम की कार्य प्रणाली मुख्यतः आत्मनिर्भरता और आपसी सहयोग के आधार पर ही चलती है, यानी हम बहुत सारे काम जो हैं इस आश्रम के निर्माण के द्वारा हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इस पाठ के प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको इस पाठ का पूरा सार और प्रश्नोत्तर जो है अच्छे से समझ में आ गए। धन्यवाद।